फ्लोटिंग वोटर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं बीच में दीवार के खड़े होते हैं, वो इधर भी कूद सकते हैं उधर भी कूद सकते हैं। एक होते हैं वोकल वोटर्स जो कुछ भी होता है वो बोलते हुए घूमते हैं, और एक होते हैं साइलेंट वोटर। बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, सबकी सुनता रहता है, बोलता नहीं है। जिस दिन चुनाव में मतदान होता है वहाँ जाकर अपना मुक्का मारता है। तो सुखविंदर मांडी का इलाज किया, नैना चौटाला तो यहाँ से हिम्मत ही नहीं कर खत्म कर दी, जहाँ खत्म ही कर दी एक तरह से। बिल्कुल। और इस बार नरपेंद्र मांडी एक बार ही विधायक बने, अच्छा, वो भी उसको भी खत्म कर दिया। कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर को भी ऐसे ही खत्म कर दिया, रणवीर मंदोला को ऐसे ही कर दिया, मतलब सिर पे उठा के और फिर ऊपर से पटक देते हैं। ऊपर से पटक दे। टिकट एलोकेशन से पहले कि शायद विनेश फोगाट भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते। बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अगर विनेश फोगाट को टिकट मिलती तो मैं ये कहता हूँ कि जो 60 उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनमें से शायद ही कोई बागी होता, क्योंकि इस बार कांग्रेस से बागी होकर सोमवीर घसोला मैदान में है, कहीं ना कहीं सीधे रूप से कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। सुखविंदर मांडी इस बात से नाराज़ हुए कि उनको टिकट नहीं मिला और सुखविंदर मांडी पार्टी तक छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर गया। तो मेरे दो सवाल हैं, सुखविंदर मांडी को टिकट ना देना क्या सही निर्णय था, और उनका कांग्रेस में जाना क्या कांग्रेस प्रत्याशी को फायदा कर रहा है? चौधरी सतपाल सांगवान 365 गुणा 7 मतलब 365 दिन लगातार फील्ड में रहना, धरती पकड़ देता है। और जो 6 चुनाव जो लड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं सुनील सांगवान का एक्सपीरियंस होगा, मैनेजमेंट का होगा, पता है कि परिवार का हिस्सा है, राजनीतिक परिवार है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। ये एक्सपीरियंस इनको काम आने वाला है इस बार। ये कहा कि मैं राजनीति से दूर रहूँगा, कभी राजनीति नहीं करूँगा। अरविंद केजरीवाल की तरह बड़ा एग्जाम्पल है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और सोमवीर घसोला भी सेम उसी तरह, पहले समाज सेवी का नाम था और इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो असली इंटेंशन उनकी फिर राजनीति में आना ही होता है। नमस्कार साथियों, खबर खगाटा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण पर पहुँच गया है। क्या हालात हैं इस समय, किसका माहौल किस तरफ है, इस बात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार सतसिंह धनखड़। तो धनखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। पहले तो धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है हरियाणा फाइल्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और दोनों ऑडियंस को बता दूं कि हम दोनों इकट्ठा ही 2 कैमरों से ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं। ये प्रदीप साहू हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय अखबारों में और चैनल्स में काम करते हैं। आज मेरा दादरी ग्राउंड रिपोर्ट करने को आना हुआ और आते ही मेरी मुलाकात हुई प्रदीप साहू जी से। तो साहू साहब, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज तो ये बड़े सुखद की बात है कि एक ही चर्चा में दोनों हम शूट कर रहे हैं। दादरी और बाड़ा विधानसभा की हम चर्चा करने वाले हैं जी। तो साहू साहब, पहले क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हो और मैं बाहर से आया हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, दादरी में जो है मेन मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में दिख रहा है, बाकी यहाँ और भी कैंडिडेट है, पहले उनकी बात कर लें, फिर मेन कैंडिडेट बाद में आएंगे। देखो सतसिंह जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि चरखी दादरी में 18 और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 15 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। दादरी विधानसभा की बात करते हैं तो दादरी विधानसभा में 2,05,000 के करीब आसपास वोटर्स हैं, और दादरी शहर को छोड़कर 65 गांव दादरी विधानसभा में लगते हैं। और इस बार सीधे रूप से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला। क्या ये दोनों ही विधानसभा में ऐसा है? बाड़ा विधानसभा में हालांकि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, भाजपा और कांग्रेस के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी जो हरियाणा माइनिंग एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और निर्दलीय और पंचायती उम्मीदवार हैं सोमवीर घसोला, वो शायद कांग्रेस से टिकट ही मांग रहे थे। कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और उनको टिकट नहीं मिला, तो इसको लेकर वो बागी हो गए और इंडिपेंडेंट। तो हम ऐसा करते हैं, दादरी मेन सीट है, पहले हम बातचीत करते हैं बारडा की। बारडा में मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि अभी शायद 1-2 दिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, साथ में विनेश फोगाट आई थी। तो वहाँ जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी सोमवीर शोराण है और उमेद पातुवास बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो क्या आपको लगता है शोराण साहब को कुछ बेनिफिट मिला उनके आने से? पहले मैं दर्शकों को ये बता देता हूँ कि बाड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से ग्रामीण है। करीब 2 लाख यहाँ वोटर्स हैं। पिछली बार
जननायक जनता पार्टी से नैना सिंह चौटाला यहाँ से विधायक बनी हैं और जैसे जैसे चुनाव प्रचार इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार गति पकड़े हुए है, अंतिम चरण में प्रचार चल रहा है। 2-3 दिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उनके साथ विनेश फोगाट भी थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना रोड शो किया था कांग्रेस प्रत्याशी सोमवीर सोराण के पक्ष में। हालांकि पूरा विधानसभा कवर नहीं कर पाए वो, फिर भी एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस यहाँ पर, क्योंकि लोगों के बीच में एक बार विधानसभा में इस बात के लिए इस बार ये चर्चा थी कि कांग्रेस ने सोमवीर सोराण को बाहरी तौर पर उतार दिया। ये वैसे बारडा में है कि बाहर से आके यहाँ विधायक बन जाते हैं, कुछ क्या वरदान है बारडा को, यही अभिशाप है, क्या लोकल नेता नहीं है यहाँ पे? देखो, बारडा विधानसभा क्षेत्र की जनता का मिजाज भी कुछ अलग ही है। जिसको ये मानते हैं उसको तिलक भी लगा देते हैं और जिसको नहीं मानते उसका इलाज भी करते हैं। जो एक बार यहाँ से विधायक बन गया अगली बार उसको विधायक नहीं बनाते। तो सुखविंदर मांडी का इलाज किया, नैना चौटाला तो यहाँ से हिम्मत ही नहीं कर खत्म कर दी, जहाँ खत्म ही कर दी एक तरह से। बिल्कुल। और इस बार नरपेंद्र मांडी एक बार ही विधायक बने, अच्छा, वो भी उसको भी खत्म कर दिया। कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर को भी ऐसे ही खत्म कर दिया, रणवीर मंदोला को ऐसे ही कर दिया। मतलब सिर पे उठा के और फिर ऊपर से पटक देते हैं। ऊपर से पटक दे, ऐसा मिजाज इस तरह का। कुछ प्रत्याशियों की कमी भी रहती है, काम नहीं करवा पाते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के जो जनता है वो ये सोचती है कि लोकल अगर यहाँ से कोई कैंडिडेट होता, नैना सिंह चौटाला बाहरी थी, यहाँ पर दावा किया सीएम की, डिप्टी सीएम की माता, पावरफुल एमएलए, बावजूद उसके जो काम होने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। इस बार ये ज़रूर चला शुरू में कि कांग्रेस का बाहरी प्रत्याशी है, लेकिन अब उसका असर कुछ कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि दीपेंद्र आने के बाद उसने ये कहा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है। विनेश ने भी ये कहा कि यहाँ की एक एक वोट अगर दोगे मुझे तो एक मेरे लिए गोल्ड मेडल के बराबर होगा। विनेश फोगाट का जो गांव है बलाली, वो कौन सी विधानसभा में आता है? बारडा विधानसभा। बारडा विधानसभा, बलाली और कराली दोनों बिल्कुल बारडा में आते हैं। बारडा विधानसभा। एक बार शायद ये बात भी चली थी कि टिकट एलोकेशन से पहले कि शायद विनेश फोगाट भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते। बारडा विधानसभा क्षेत्र से अगर विनेश फोगाट को टिकट मिलती तो मैं ये कहता हूँ कि जो 60 उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनमें से शायद ही कोई बागी होता, क्योंकि इस बार कांग्रेस से बागी होकर सोमवीर घसोला मैदान में हैं, कहीं ना कहीं सीधे रूप से कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, सोमवीर सोराण की थोड़ी सी वो बताएं, उनकी प्रोफाइल क्या है? सोमवीर सोराण गागड़वास गांव के रहने वाले हैं। लोहारू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनका गांव आता है और लोहारू से पूर्व विधायक रहे हैं चौधरी बंसीलाल, मुख्यमंत्री जो रहते हैं उनके दामाद। अच्छा, उनके दामाद हैं और 3 बार लगातार कांग्रेस से लोहारू से हारे थे और इस बार बारडा विधानसभा से उनको उतारा गया। अच्छा, एक तो वो हारे हुए प्रत्याशी और दूसरा बाहरी प्रत्याशी, तो लोगों को लगता है कि भाई बारडा को ये कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बंसीलाल परिवार को वो जो इस क्षेत्र में अकोमोडेट करने के लिए इसलिए क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी को तो तोसा भेज दिया गया, तो इस क्षेत्र में खासकर जो सोराण बावला ये पड़ता है इलाका लोहारू और बारडा में, तो शायद उस बेस पर इनको यहाँ पर उतारा गया है। अच्छा, उमेद पातुआस जो है वो कैसे प्रत्याशी हैं? बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका क्या प्रोफाइल है? उमेद पातुआस नेवी से रिटायरमेंट हैं। अच्छा। और उन्होंने 2009 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और जिला परिषद में वो अच्छी वोट लिए थे। उसके बाद में उन्होंने 2014 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, करीब 24,900 के आसपास उनकी वोट जो थी वो मिली थी बारडा विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि 2019 का उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके अलग से अपनी टीम है और उनका व्यवहार लोगों के बीच में। क्या बिजनेसमैन वगैरह भी हैं? उनका क्या मतलब मेन बिजनेसमैन हैं साथ के साथ, लेकिन लोगों के बीच में लगातार रहना, उनकी अपनी अलग से टीम, ऊपर से पार्टी की टीम, तो कहीं ना कहीं ये तो है कि भी टक्कर तो दे रही है। सुखविंदर मांडी इस बात से नाराज़ हुए कि उनको टिकट नहीं मिला और सुखविंदर मांडी पार्टी तक छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर गया। तो मेरे 2 सवाल हैं, सुखविंदर मांडी को टिकट ना देना क्या सही निर्णय था, और उनका कांग्रेस में जाना क्या कांग्रेस प्रत्याशी को फ़ायदा कर रहा है? देखो, सुखविंदर मांडी को टिकट नहीं मिली, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सांसद धर्मवीर सिंह के साथ इनका जो कॉम्बिनेशन था वो शायद नहीं बन पाया हो, इसलिए कुछ दूरियां रही हों, तो ये भी कारण हो सकता है।
सुखविंदर मांडी ने पार्टी छोड़ दी टिकट कटने के बाद और कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं ये तो है कि सुखविंदर मांडी का जो वोट बैंक है कुछ न कुछ प्रभावित तो करता है कांग्रेस की तरफ। तो क्या टिकट देना ठीक है था? मतलब पार्टी इनका टिकट काटा, एक तो धर्मवीर वाला फैक्टर हो गया, लेकिन इनकी अपनी एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लोग इनसे नाराज़ भी थे क्योंकि जब 5 साल विधायक रहे तो शायद नैना चौटाला को इसलिए लोगों ने बनाया कि शायद ये काम नहीं करवा पाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कारण क्या रहा है? एंटी इनकम्बेंसी तो थी और यही कारण है कि आप देखो कि दादरी और बारडा विधानसभा क्षेत्र दोनों में ही नए उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे, नया कार्ड खेला है क्योंकि उमेद पतवास का अपनी टीम थी, लगातार कई दिन से जुटे हुए थे, इधर पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का अपना प्रभाव है, तो ये मुझे लगता है कि पार्टी ने नया कार्ड खेलकर कुछ इस बार कांटे का मुकाबला इसमें बनाया। बारडा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जिसमें शायद जाट जो वोटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है, 54% तो जाट वोटर्स हैं बारडा में। कास्ट जातिगत आंकड़ा क्या है यहाँ का, मोटा मोटा अगर दो देखो बारडा विधानसभा क्षेत्र में करीब 54% जाट वोटर हैं, तो डिसाइडिंग फैक्टर वही है, डिसाइडिंग फैक्टर वही है। दोनों और प्रत्याशी भी जाट हैं, दोनों प्रत्याशी भी, और तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस से बागी होकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सोमवीर गसोला। तो गसोला उनका गांव का नाम है, गांव का नाम, उनके गांव का नाम, बिल्कुल। इनके सरनेम क्या है? शोराण है, सांगवान है, क्या है? उमेद सिंह सनवाल हैं और सोमवीर सनवाल हैं, और उमेद ना सोमवीर सिंह ये शायद मुझे लगता है 4 है। अच्छा, चाहर है, लोग सभी जाट प्रत्याशी हैं ये। अच्छा, तो जो थी ये तो हमने जो बातचीत की वो बातचीत की बारडा विधानसभा की। अब मेन जो लोगों के रुचि है दादरी के पर, और दादरी में रुचि इसलिए भी है क्योंकि यहाँ दोनों जो नेशनल पार्टीज़ के कैंडिडेट हैं बीजेपी और कांग्रेस के, इस बार संयोगवश दोनों ही प्रत्याशी एक से एक बढ़िया हैं और दोनों ही सांगवान हैं। दोनों ही सांगवान। और सांगवानों के कितने गांव हैं यहाँ पे? सांगवान तो 40 सांगवान बोला जाता है, लेकिन यहाँ करीब 22 गांव दादरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। और एक विशेष बात यह है कि दादरी में अब तक जो विधायक बने हैं, पहले रिजर्व सीट थी, जब से जनरल सीट बनी है चरखी दादरी, सांगवान और फोगाट गोत्र के ही विधायक बनते आ रहे हैं। राजदीप फोगाट इंडियन नेशनल लोकदल से बने थे, तो जगजीत सिंह सांगवान बने थे, मास्टर हुकम सिंह फोगाट थे जो कि मुख्यमंत्री भी रहे तक बने थे। बिल्कुल जी। तो दादरी बड़ा इम्पोर्टेंट है और ग्रामीण इलाका है, और यहाँ से फौजी और किसानों की धरती है, ये बड़ी वीरों की धरती है। अच्छा, यहाँ पर 2 प्रत्याशी हैं, सुनील सांगवान वो भी नौकरी छोड़ के आए हैं, मनीषा सांगवान जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो भी शायद असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं, दिल्ली में काम किया है, सेंट स्टीफन्स में पढ़ी हुई हैं। और सुनील सांगवान जो है वो लोगों से मिल करके रहते हैं, उनके पिताजी पूर्व मंत्री रहे हरियाणा सरकार में। तो दोनों का थोड़ा प्रोफाइल हमें वो बता दीजिए। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुनील सांगवान की। सुनील सांगवान के पिताजी सतपाल सांगवान 6 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, 2 बार विधायक बने हैं, 1 बार सहकारिता मंत्री बने हैं। तो उस दौरान देखो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर काम किया है। इतना ज़रूर है कि यहाँ इस क्षेत्र में चौधरी सतपाल सांगवान 365 गुणा 7 मतलब 365 दिन लगातार फील्ड में रहना, धरती पकड़ देता है। और जो 6 चुनाव जो लड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं सुनील सांगवान का एक्सपीरियंस होगा, मैनेजमेंट का होगा, पता है कि परिवार का हिस्सा है, राजनीतिक परिवार है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, ये एक्सपीरियंस इनको काम आने वाला है इस बार। मनीषा सांगवान हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव भी हैं। कितने समय से एक्टिव है मनीषा यहाँ? करीब 7-8 साल से इन्होंने यहाँ पर मनीषा सांगवान फाउंडेशन के नाम से अपना संगठन शुरू किया। इनके पति हैं IRS विकास सांगवान हैं। कौन से गांव से? पैतावास कला गांव है इनका, जो दादरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो जैसे इन्होंने सामाजिक सेवा के रूप में शुरू किया, मोटी टारगेट वही कि इस कहीं ना कहीं राजनीति शुरुआत करनी चाहिए। तो राजनीति की शुरुआत के लिए सबसे पहले दादरी में होता भी ऐसा है, जो भी कोई नया कैंडिडेट आता है पहले वो समाज सेवी बनता है, उसके बाद में नेता। जैसे कि सोमवीर सांगवान पहले समाज सेवी बने थे और उसके बाद में नेता बने थे। तो ये एक माध्यम है, जैसे मैं रोहतक से आता हूँ तो वहाँ
आप ये देखिए बलराज कुंडू बसें चलाई समाज सेवा की और ये कहा कि मैं राजनीति से दूर रहूंगा, कभी राजनीति नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल की तरह बड़ा एग्जाम्पल है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और सोमवीर गौसोला भी सेम उसी तरह, पहले समाज सेवी का नाम था और इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो असली इंटेंशन उनकी फिर राजनीति में आना ही होता है। बिल्कुल। तो मनीषा सांगवान और सुनील सांगवान दोनों प्रत्याशी अगर ग्राउंड पे जाते हैं तो गाँव में लोगों के लिए बड़ा एक असमंजस की स्थिति पैदा होगी। दोनों ही सांगवान है, दोनों ही जाट हैं और दोनों ही प्रोफाइल अच्छा है। दोनों का प्रोफाइल अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बार जो फ्लोटर वोटर्स हैं ना, वो फैसला करेंगे। कोई कहता है पार्टी अच्छी है तो प्रत्याशी अच्छा नहीं, कोई कहता है प्रत्याशी अच्छा है तो पार्टी अच्छी नहीं। और इस बार जो स्टार प्रचारक जो आएंगे, प्रचार करेंगे, उससे कहीं ना कहीं फ्लोटर जो वोटर्स हैं वो इधर उधर तो जाएंगे और वही फैसला करेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं कि 3 तरह के वोटर चुनावी राजनीति में होते हैं। एक होते हैं फ्लोटिंग वोटर। फ्लोटिंग वोटर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं बीच में दीवार के खड़े होते हैं, वो इधर भी कूद सकते हैं उधर भी कूद सकते हैं। एक होते हैं वोकल वोटर्स, जो कुछ भी होता है वो बोलते हुए घूमते हैं। और एक होते हैं साइलेंट वोटर। बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, सबकी सुनता रहता है, बोलता नहीं है। जिस दिन चुनाव में मतदान होता है वहाँ जाकर अपना मुक्का मारता है और फिर अपना जो है मतदान का प्रयोग करता है। तो जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं वो अभी इस बात के लिए इंतजार में हैं कि कोई स्टार प्रचारक आए या कोई और विशेष चीज़, यहाँ कुछ अलग हो सकता है, उधर वो डाइवर्ट हो सकते हैं। और इस बार मैं कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही प्रचार में आए हैं चरखी दादरी विधानसभा में, और कैप्टन अजय यादव अहिरवाल वोट को कहीं ना कहीं साधने के प्रयास में हैं। इधर बीजेपी की तरफ से सांसद धर्मवीर सिंह कई बड़े बड़े गांव में भी प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। तो सुनील सांगवान को एक चीज़ का ये फैक्टर मिल सकता है कि उसके साथ साथ उनके पिताजी पूर्व मंत्री, वो भी अपने आप में एक स्टार प्रचारक हैं, वो रेगुलर साथ रहते हैं। सांसद धर्मवीर सिंह वो भी लगातार फील्ड में सप्ताह में 2 या 3 दिन तो लगातार देखा है। मैंने सुना है जब लोकसभा चुनाव था तो उसके बाद जब परिणाम आया और चौधरी धर्मवीर सिंह यहाँ से दोबारा से सांसद बने तो वो स्पेशल सतपाल सांगवान का धन्यवाद करने आए थे कि अगर बीजेपी में आके मेरी मदद नहीं करते इस बार मेरा चुनाव फंस गया था। बिल्कुल फंस गया था, ये बिल्कुल आए थे। धर्मवीर सिंह ने स्पष्ट रूप से सतपाल सांगवान को भी ये बोला था कि अगर नहीं होते आप तो शायद वो जीत पाते। सब एक चीज़ और, अभी मैं चाय पी रहा था बाहर बस स्टैंड के आसपास, तो मैंने अपना काम है, हम तो लोगों को पूछते हैं, तो मैंने कहा इस बार दादरी में क्या है, तो उन्होंने कहा भाई दोनों टक्कर के हैं। फिर मैंने कहा कि सारी बातें ठीक हैं, फिर भी क्या लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखो होगा क्या वो तो उसी दिन पता लगेगा जब परिणाम आएगा, लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस का सरकार आने का एक हवा सी चल रही है, उसका बेनिफिट मनीषा को है। और जो सुनील सांगवान है उनके पिताजी लोगों के अंदर घुसे रहते हैं, लेकिन वो जो दल बदलते हैं उससे थोड़ा इशू है लोगों को। ये 2 सेंटीमेंट जो देखो यहाँ पर दादरी विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे जैसे खिलाड़ी आंदोलन था, किसान आंदोलन था, या वो सब मुद्दे गौण हो गए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी को ही देखकर इस बार जो वोटर्स है वो फैसला लेने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो दल बदलने वाली बात है या और कुछ बात है, लेकिन लोगों में ये धारणा ज़रूर है कि यहाँ पर अगर विकास करवाया है, सतपाल सांगवान जी ने करवाया है और सुनील उनसे और अच्छा बेहतर करवाया, क्योंकि वो एक अधिकारी हैं, पता है उनको सरकारी सेवा वाला। और इस बार विशेष रूप से दादरी में ये भी एक इश्यू है, क्योंकि ये जेलर हैं, ये आते ही दादरी में सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई बदमाशों का इलाज करना जानता हूँ, अपराध मुक्त कैसे हो। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात आए, व्यापारियों की बात आए, लॉ एंड ऑर्डर पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा इशू है। शहरों में खास करके व्यापारी को व्यापार करना है तो लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट होना चाहिए, वो सुरक्षित माहौल में होना चाहिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक इंटरनेशनल मुद्दा है, तो महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षा चाहिए। ये बहुत अच्छा मुद्दा है। पार्टी कोई भी हो, कोई भी जीते, लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, इसको टच जरूर किया जाना चाहिए। तो तभी तो मैं बता रहा हूँ कि ये इन्होंने ये जो कहा कि अपराध मुक्त बनाना, बदमाशों
को यहाँ दादरी में फटकने भी नहीं दूंगा, लक्ष्मण रेखा तो खींचना, ये इशू अभी है। ये कहीं ना कहीं ये जो बोल रहे हैं, अगर ये चीज़ क्लियर होती है तो देखो इसका तो धरातल पर वैसे ही फायदा। कास्ट डायनेमिक्स क्या है दादरी का, थोड़ा सा कितने जाट हैं, कितने ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये भी आज की सच्चाई है। दादरी विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,05,000 वोटर हैं और करीब 70,000 यहाँ पर जाट हैं। इसके अलावा राजपूत, ब्राह्मण और चमार, ये लगभग 20-22 के आसपास इनकी पर कास्ट के हिसाब से, रविदास समाज से। हाँ ठीक है। और ये तो हो गया, ये दोनों राजनीतिक जो मेन पार्टीज के कैंडिडेट के अलावा क्या कोई ऐसा कैंडिडेट भी है जो अगर ज़्यादा वोट लेके जाता है तो किसी को नुकसान होगा? हाँ, कुछ प्रभावित हो सकता है, जैसे कि बीजेपी से बागी हैं यहाँ पर संजय छपारिया हैं, कहीं ना कहीं वो अच्छे वोटर्स ले जाएंगे तो बीजेपी को कर सकते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के अजीत फोगाट जो कांग्रेस से बागी हो गए, इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ रहे, अगर वो ज़्यादा लेते हैं तो उस चीज़ का कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, धनराज सिंह कुंडू जो कि रोडवेज के जीएम हैं, उनके पुराने कर्मचारी हैं, नए कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं जो जाट वोटर्स हैं वो अगर ज़्यादा इधर करते हैं तो वो कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है इधर। तो हम क्या ये दोनों विधानसभा में ये 19-21 प्रिडिक्ट करने की पोजीशन में हैं कि किसको अब तक एज है? कांग्रेस को एज है दादरी में, या बीजेपी को एज है, या बारडा में कुछ हम ऐसा अब स्थिति में है, या लगभग टक्करें चल रही है? देखो फिलहाल जो मैं बारडा विधानसभा की बात करता हूँ तो वहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं मुझे 19-20 का अंतर दिखाई दे रहा है। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सोमवीर गसोला अच्छी वोट लेते हैं तो वो कांग्रेस का जो एज है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब एक किस्म का तिकोना मुकाबला भी हो सकता है। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल कांटे की टक्कर है फिलहाल, जिसकी जो मैनेजमेंट अच्छी निकली और जो लास्ट में वोटर्स को अपनी तरफ लुभाएगा तो उस स्थिति में वो मित्र। और इस बार विशेष बात ये रहेगी, यहाँ जो कांटे की टक्कर है वो अंतिम दिन जो वोटर्स को क्या कुछ समझा पाता है और वोटर्स क्या फैसला लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये थी हमारी खबर खकाटा और हरियाणा फाइल्स के दर्शकों के लिए एक गर्मा गर्म चर्चा दादरी और बारडा विधानसभा की, जिस पे हमने लोकल सारे मुद्दे डिस्कस किए, प्रत्याशियों के बारे में बातचीत की, यहाँ का कास्ट कंपोजिशन क्या है उसके बारे में बातचीत की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर आपकी राय अलग है, आपके पास कोई और वैल्यूएबल इनपुट है तो वो आप कमेंट करके बताएं। और जो हमारे ऑडियंस हैं, हरियाणा फाइल्स की ऑडियंस, खबर खकाटा को सब्सक्राइब ज़रूर करें और खबर खकाटा वालों से भी आप हरियाणा फाइल्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा, सब ऑडियंस से एक आग्रह भी करता हूँ कि 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करें। नमस्कार। नमस्कार।